नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दरअसल सबसे बड़े षड्यंत्रकारी और कहे तो पूरी शराब नीति का सबसे बड़े मास्टरमाइंड और इस दुनिया के धरती के सबसे कट्टर ईमानदार पार्टी के सबसे कट्टर ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल का भी नंबर आ गया। जी हाँ, जिस शराब नीति के वजह से उसके सबसे भरोसेमंद, जिसके लिए उसने भारत सरकार से भारत रत्न देने की मांग की थी, उस शिक्षा मंत्री के आड़ में छुपे हुए शराब मंत्री के लिए, जो अपने ही द्वारा बनाए गए शराब नीति के मामले में आज जेल में है 2 महीनों से, उसी मामले में अब केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने जो उस पूरे भ्रष्टाचार, पूरे घोटाले का जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था अरविंद केजरीवाल, उसको 16 अप्रैल को अपने दफ्तर में बुलाया है सुबह 11 बजे। जी हाँ, इस तरह से केजरीवाल पिछले कुछ दिनों से नरेंद्र मोदी पे पर्सनली हमला कर रहे थे, व्यक्तिगत रूप से देश के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने का कोशिश कर रहे थे। जिस तरह से वो उनको प्रधानमंत्री के खिलाफ बयानबाजी करने में पूरी नंगाई पे उतर गए थे, जब ही सबको समझ में आ गया था कि बहुत जल्द ही इस नटवर लाल का भी नंबर आने वाला है, क्योंकि इसको भी पता था इस तरह से देश के कोर्ट ने इनके सबसे भरोसेमंद मंत्री मनीष सिसोदिया का जमानत हर एक सुनवाई पे खारिज करते जा रहा है, और दिल्ली के स्पेशल कोर्ट के जज ने यहाँ तक कह दिया कि इस केस में ऐसा लगता है कि जो मुख्य षड्यंत्रकारी है वह मनीष सिसोदिया ही है। जब ही इस केजरीवाल को समझ में आ गया था कि अब इस मामले में अगला नंबर मेरा ही है, इसीलिए इसने प्रधानमंत्री के खिलाफ पूरी नंगई तरीके से दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश किया, और इसने बिना मुद्दे को, सर्टिफिकेट के मुद्दा तो कभी कोई मुद्दा जिस पे देश में कहीं कोई चर्चा नहीं है, उसको यह अपने मानसिक दिवालियापन की स्थिति में उस मुद्दे को उठा रहा था और डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हमला कर रहा था, व्यक्तिगत तौर पे उन पे हमला कर रहा था। शायद इनको ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को टारगेट करके, व्यक्तिगत तौर पे टारगेट करके हम इन आरोपों से बच जाएंगे, पर शायद इसको यह पता नहीं कि नरेंद्र मोदी वह नेता है जो जब से राजनीति में आया तब से इन जैसे नटवर लालों से उनका पाला हमेशा बढ़ते हुए आया है। वो हमेशा अपने कामों के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए इन जैसे दो कौड़ी के सड़क छाप नेताओं से गाली सुनते हुए आया है। इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके जैसे आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ नेता देश के प्रधानमंत्री को क्या कह रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल एक चीज समझने की लायक, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल एक मुद्दा उठाया कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री का विदेशी लोग गलत फायदा उठाते हैं। दरअसल यह समझने वाली बात है कि यह पढ़े लिखे व्यक्ति का मुद्दा क्यों उठा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने जब से पार्टी बनाया, यह एक पढ़ा लिखा इंसान है, सरकारी ऑफिसर रह चुका है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है, और उसी पढ़े लिखे होने की वजह से एक कितना गलत फायदा उठाया उस पढ़ाई लिखाई का। इससे एक मुद्दा इससे समझने पे आप समझ सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से अपने उस पढ़ाई लिखाई का गलत फायदा उठाया। दरअसल जब से इन्होंने पार्टी अपना कब बनाया, इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अभियान, एक आंदोलन हुआ, उसमें इसकी पार्टी का जन्म हुआ, ये अस्तित्व में आया। नहीं तो उससे पहले इस देश में कोई नहीं जानता था कि कोई केजरीवाल नामक कोई व्यक्ति भी है या कोई प्रजाति भी है इस धरती पे, किसी को नहीं पता था। पर एकाएक जिस तरह से पूरी कांग्रेस सरकार 2004 से 2014 के बीच में आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बना रही थी पूरे विश्व स्तर पे कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकार, उसके खिलाफ एक जन आंदोलन हुआ। उस आंदोलन से पैदा हुए केजरीवाल, उसकी आम आदमी पार्टी, किस तरह से उस पढ़ाई लिखाई का इन्होंने गलत फायदा उठाया और खुद ही 10 से 12 सालों के अंदर ही सत्ता में आने के बाद ही ये कैसे आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गया, उसका उदाहरण यह दिल्ली का शराब नीति थी जो इनकी, वह साक्ष्य है। दिल्ली का शराब नीति जिस तरह से तैयार किया गया था, उसको पढ़ने के बाद आप खुद समझ जाइएगा कि इन्होंने अपने पढ़े लिखे होने का कितना नाजायज फायदा उठाया। दरअसल जब इन्होंने पार्टी बनाई आम आदमी पार्टी, तो इसमें बहुत से बड़े बड़े काबिल लोग थे, देश के बड़े से बड़े वकील, कवि, एक से एक क्षेत्र से
बड़े से बड़े नामचीन लोग इसके पार्टी में थे, पर इन्होंने किस तरह से उन तमाम लोगों को पार्टी से साइड करके, किसी न किसी तरीके से उनको पार्टी से बाहर करके, ये मनीष सिसोदिया जैसे, आतिशी मारलेना जैसे और सत्येंद्र जैन जैसे, सौरभ भारद्वाज जैसे, दुर्गेश पाठक जैसे, इन तमाम चमचे चाटुकारों को भर के उसको किस तरह से इन्होंने तरजीह दिया उस अमानतुल्लाह खान जैसे लोगों को रख के, उस ताहिर हुसैन जैसे लोगों को रख के, और फिर उन लोगों को एक राजनीतिक पहचान दिलाई, और उन सब से किस तरह से इन्होंने अपने फायदे के लिए काम करवाया। मनीष सिसोदिया को ही ले लीजिए। दरअसल भारत के इतिहास में अरविंद केजरीवाल एक ऐसा मुख्यमंत्री है, और पढ़े लिखे होने का क्या फायदा होता है ये इससे समझ में आ जाएगा। यह एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो एक केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के बावजूद दिल्ली में, दिल्ली सरकार के पास 30 से अधिक मंत्रालय है, पर इस मुख्यमंत्री के पास एक भी मंत्रालय नहीं है, किसी भी चीज की जवाबदेही इनके पास नहीं है, फिर भी ये दिल्ली का मुख्यमंत्री सुपर बॉस बना हुआ है। आज तक किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री आजाद भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा कि कोई मुख्यमंत्री हो और उसके पास कोई पद ना हो, कोई विभाग ना हो, कोई मंत्रालय ना हो। दरअसल इसने पढ़े लिखे होने का यही फायदा उठाया कि इसने वो तमाम मंत्रालय सभी लोगों में बांट दिया, क्योंकि इसे पता था कि पार्टी चलाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए इन तमाम मंत्रालयों में भ्रष्टाचार करना पड़ेगा, और अगर हमारे पास कोई मंत्रालय रहता है और अगर हमारे मंत्रालय में कोई भ्रष्टाचार होता है पार्टी हित के लिए, और कभी वो जांच में पकड़े जाते हैं, तो फिर सीधे सीधे हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाएगा। जो हमारा छवि है, हम जिस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से पैदा हुए हैं, उस पर कालिक पूज जाएगी। इसलिए इन्होंने अपने पास कोई मंत्रालय न रख के मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे चमचे चाटुकारों को सारे मंत्रालय दे दिया। और किस तरह से जब से इसकी सरकार बनी 2015 में, उसके बाद से लगातार इनके पार्टी के हर एक मंत्री, आम आदमी पार्टी को छोड़ के इसके मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री थे, सभी मंत्री भ्रष्टाचार से लेके अन्य अन्य आरोपों में जेल में हैं, उन सब के ऊपर केस चल रहा है, वो सब सजा भुगत रहे हैं। यही फायदा होता है पढ़े लिखे होने का। और मनीष सिसोदिया जैसे, जो कि इस देश में पहले पत्रकार रह चुके हैं, शायद वो केजरीवाल के इस सरपंच को भी नहीं समझ पाया और वो इसके सरपंच में फंस गया, और ऐसा फंसा कि अब उसको निकलना बहुत भारी पड़ रहा है। वह अरविंद केजरीवाल जो चुनाव लड़ने के समय जब इनकी पार्टी बनी, उस समय सीना ठोक ठोक के कहते थे कि इस देश के सभी नेता भ्रष्टाचार हैं, मुलायम सिंह भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारी है, लालू यादव भ्रष्टाचारी है, शीला दीक्षित भ्रष्टाचारी है, शरद पवार भ्रष्टाचारी है। इस देश में ऐसा एक भी नेता नहीं था जिसको इन्होंने छोड़ा था। सबका ये पोस्टर लेके घूमते थे और इनके पार्टी के लोग घूमते थे। आज जिस लालू यादव को ये भ्रष्टाचारी बता रहे थे, आज उसी के बेटे के साथ ये हाथों में गुलदस्ता लेके स्वागत में खड़े होकर उनके साथ फोटो खिंचाते हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि इसका जो भ्रष्टाचार विरोधी जो सोच था, वह सत्ता में 10 साल रहने के बाद कितना बदल गया है। किस तरह से उन भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने में इनको शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि इनको सत्ता मिल गया। दिल्ली के लोगों को और इस देश के लोगों को जब भी समझ जाना चाहिए कि ये कितना बड़ा नटवर लाल है। जब 2014 में चुनाव हुआ था दिल्ली विधानसभा का, उस समय किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली थी, पर जिस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ये आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति हुई, जिस शीला दीक्षित के खिलाफ ये केजरीवाल अपना पार्टी बनाया और चुनाव लड़ा, सबसे पहले उसी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने 15 दिनों के लिए सरकार बनाया था दिल्ली में। जब ही इस देश के लोगों को समझ जाना चाहिए कि यह व्यक्ति कितना बड़ा नटवर लाल है, इसका रंग कैसे बदलता है और ये आगे जाके क्या करेगा राजनीति में। पर देर से ही सही नंबर अब इसका आया है। उस शराब नीति में, जिस शराब नीति को तैयार करते समय इनके मंत्री कह रहे थे कि सरकार को इससे 35,000 करोड़ रुपए का राजस्व का मुनाफा होगा, पर ऐसा हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। जिस शराब नीति की वजह से दिल्ली के तमाम युवाओं को फ्री में शराब पिला पिला के अच्छे खासे युवाओं को शराबी बना दिया गया, नशेड़ी बना दिया गया, उसी शराब नीति से जुड़े हुए मामले में अब अरविंद केजरीवाल का नंबर आया है और इसको सीबीआई ने बुलाया है। और याद कीजिए, इससे पहले मनीष सिसोदिया को भी सीबीआई ने
2-3 दफा बुलाया पूछताछ के लिए। उसके बाद लास्ट टाइम पे 26 फरवरी को सीबीआई ने 8 घंटे के पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। जब से ये अभी तक जेल में ही है, उनको जमानत नहीं मिली है। कई बार जमानत अर्जी दाखिल की और वो खारिज हो चुका है। तो ऐसा नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल को एकदम से जेल हो जाएगा, लेकिन इसकी शुरुआत 16 तारीख को जरूर हो रही है। और अब देखना यह है कि कितने टाइम के बाद, कई बार पूछताछ करने के बाद, इस अरविंद केजरीवाल जो कि इस पूरे शराब नीति, इस पूरे शराब घोटाले का मास्टरमाइंड है, जिसने अपने निजी हित के लिए मनीष सिसोदिया का बलि ले लिया, उससे ऐसा नीति तैयार करवाया गया जो पूरी तरह से गलत था, अवैध था और अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। वो पूरी नीति ही भ्रष्टाचार के लिए बनाया गया था, कालाबाजारी के लिए बनाया गया था, जिससे वह काम बखूबी इन्होंने किया। और आरोप भी है उस मामले में, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ईडी ने आरोप भी लगाया है कि जो शराब नीति की वजह से जो पैसे वसूली हुआ 100 करोड़ रुपया, उस 100 करोड़ रुपये को इन्होंने गोवा विधानसभा के चुनाव में खर्च किया। तो पढ़े लिखे होने का क्या फायदा है, यह आप समझ सकते हैं। और किस तरह से पढ़े लिखे हुए लोग सिस्टम का गलत तरीके से उपयोग करता है, कि खुद मुख्यमंत्री है पर मंत्रालय एक भी नहीं इनके पास, जवाबदेही इनके पास किसी भी चीज का नहीं है। कल हो गए किसी मंत्रालय में घोर भ्रष्टाचार होता है, जैसा कि शराब जो आबकारी विभाग था उसमें जो हुआ है। उसके बाद एक और एफबी यूनिट था, फीडबैक यूनिट, उसमें भी इन्होंने देशद्रोही काम किया है, देश के खिलाफ काम किया है। इन्होंने देश के सुरक्षा से जुड़ी हुई डाटा का सौदा किया एक तरह से इन्होंने। उस मामले में भी इन पे जांच चल रही है। और चाहे जितनी भी गड़बड़ी हुआ हो, बेशक मुख्यमंत्री के पास कोई विभाग ना हो, लेकिन पूरी दिल्ली का पूरा जिम्मेवारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर ही है। शायद ये भूल गए, इन्होंने पढ़े लिखे का तो फायदा भरपूर उठाया, पर उसी पढ़ाई लिखाई के चक्कर में, उसी फायदे के चक्कर में शायद ये भूल गए कि आपके पास कोई विभाग हो या ना हो, पर अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो सारी जिम्मेवारी आपका ही है। आप इस जवाबदेही से नहीं बच सकते हैं। आप ये कह के नहीं बच सकते कि मेरे पास कोई मंत्रालय नहीं था, मेरा किसी भी फाइल पे साइन ही नहीं है, तो मैं कैसे फंसूंगा। ऐसा नहीं होता है। दरअसल नोटिस मिलने के बाद इनका एक बरबोला सांसद है जो कि पूरी तरह से उदंड है, उदंडता के लिए ही उसे पहचाना जाता है, वह संजय सिंह, जो कि उम्मीद है कि उसका भी नंबर आएगा। अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि पहले संजय सिंह का ही नंबर आएगा, लेकिन शायद इसमें कुछ और ही होना है, इसलिए पहले नंबर सबके सरदारों का ही आ गया। उसके बाद इन चमचे चाटुकारों का भी नंबर आएगा। उस संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। केजरीवाल ने 13 दिन का अनशन रखकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। जी हाँ, यही 13 दिन का अनशन था 2012 में, जब अन्ना आंदोलन हुआ था। ये बात सच है कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लड़ाई लड़ के अपनी पहचान बनाया, और उस पहचान का आज ये किस तरह से गलत फायदा उठा रहा है, ये पूरा देश और पूरा दुनिया देख रही है। और उसी फायदे की वजह से अब इनके ऊपर जांच एजेंसी का नजर टेढ़ा हुआ है। और उम्मीद है कि केजरीवाल को भी 2 से 3 बार के पूछताछ के बाद ये भी जेल जाएंगे, और बहुत जल्द ही मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और केजरीवाल, ये अमर अकबर एंथोनी टाइप का ये सीन होगा, जो तिहाड़ जेल के अंदर मीटिंग करते हुए नजर आएंगे। दरअसल दिल्ली का शराब आबकारी नीति ऐसा था जो इस तरीके से बनाया गया था, सिर्फ उसमें बड़े बड़े कारोबारी को फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि उस फायदे से इनको एक बार अगर शराब नीति पे नजर डाले तो समझ में आएगा कि किस तरह से पढ़े लिखे लोग सिस्टम का गलत फायदा उठाता है अपने निजी हित के लिए। शराब बिक्री के लिए ठेकेदारों को लाइसेंस लेना पड़ता है, ये सभी जानते हैं। पर पहले जो लाइसेंस हुआ करता था उसमें L1 लाइसेंस जिनको मिलता था, उसके लिए ठेकेदारों को 25 लाख रुपये देना पड़ता था सरकार को लाइसेंस लेने के लिए। पर केजरीवाल जी के इस नई शराब नीति के मुताबिक उसी लाइसेंस के लिए अब कारोबारी को 5 करोड़ रुपये देना पड़ रहा था। समझिए, कहाँ 25 लाख और कहाँ 5 करोड़ रुपया। उसके बाद जो खुदरा बिक्री था उसमें इन्होंने किस तरह से उस व्यापारियों को, और
इस 5 करोड़ रुपये से क्या हुआ? 5 करोड़ रुपये फीस करने से क्या फायदा हुआ? फायदा इनको हुआ, लेकिन घाटा क्या हुआ? दरअसल 5 करोड़ रुपये फीस होने की वजह से कोई भी छोटा व्यापारी वो लाइसेंस नहीं ले पाता, क्योंकि 5 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम होती है, जिससे स्पष्ट होता है कि इसने बड़े-बड़े बिजनेसमैनों को, बड़े-बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए इसने इस तरह का बढ़ोतरी किया। उसके बाद खुदरा बिक्री में एक नियम था कि खुदरा बिक्री का जो अधिकार होगा वो किसी भी कंपनी के पास नहीं होगा, पर इन्होंने खुदरा बिक्री का अधिकार भी उन्हीं लोगों को दिया जो शराब बनाते थे। उसके बाद रेट में इन्होंने किस तरह से घपला किया कि जो 750 ml की शराब की बोतल पहले 530 रुपये में मिलती थी, उसमें जो रिटेलर कारोबारी होते थे, यानी कि जो ठेका चलाते थे, उनको 33 रुपया 35 पैसे का मुनाफा होता था और सरकार को 223 रुपये 89 पैसे का, जिसमें 106 रुपये बैट के रूप में सरकार को जाता था और मतलब एक बोतल पे 329 रुपये 89 पैसे का फायदा होता था सरकार को। लेकिन नई शराब नीति होने से कैसे बदलाव हुआ? उसी 750 ml की शराब की बोतल पे जिसका दाम पहले 530 रुपये हुआ करता था, नई शराब नीति में उसका दाम 560 रुपये हो गया। और जिस रिटेल कारोबारी को पुराने शराब नीति के समय में 33 रुपये 35 पैसा का फायदा होता था, उस कारोबारी को अब सीधे 363 रुपये 27 पैसे का फायदा होने लगा। मतलब रिटेल कारोबारियों का फायदा 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद जो सरकार को 329 रुपये 89 पैसे मिलते थे, वह फायदा घटकर कितना आ गया? 3 रुपये 78 पैसे, जिसमें 1 रुपये 88 पैसे उत्पाद शुल्क और 1 रुपये 90 पैसे बैट के रूप में जाते थे। समझिए कितना बड़ा फर्क है। और इससे भी बड़ी बात कि इन्होंने नई शराब नीति में यह व्यवस्था किया था कि जो पहले दिल्ली में पुराने शराब नीति के माध्यम से 60% शराब की दुकानें सरकारी हुआ करती थी और 40% प्राइवेट, इन्होंने उस पूरे सिस्टम को बदल के 100% प्राइवेट दुकानें कर दिया, क्योंकि और इन्होंने सरकारी ठेके बिल्कुल खत्म कर दिए। इस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ ये लोग देश में शोर करते हैं, हल्ला करते हैं और ये कहते हैं कि मोदी जी रेलवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए, पता नहीं ये क्या क्या बेचवाते हैं, इनको क्या क्या सपने आता है बेचने का। ये तो बताते हैं कि सब बेच दिए, पर ये नहीं बताते कि खरीदे कौन है। उसी अरविंद केजरीवाल ने अपने फायदे के लिए, अपने पार्टी के फायदे के लिए दिल्ली के उन तमाम सरकारी सुविधाओं को, सरकारी सिस्टमों को बिल्कुल से प्राइवेट बिजनेसमैनों को बेच दिया, क्योंकि उनसे इन्हें फायदा हो रहा था। और उसी फायदे की वजह से अब वही शराब नीति इनके गले की फांस बन गई है, जो आसानी से निकलती हुई नहीं दिख रही है। और ऐसे नेताओं का पर्दाफाश होना भी जरूरी है, कम से कम देश के लोग पहचाने तो सही कि यह ईमानदारी के खाल में छिप के किस तरह से भ्रष्टाचारी का धंधा चला रहे हैं, किस तरह से पूरे के पूरे आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। ऐसे लोगों का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस देश का लोग बहुत दिनों से गुमराह हो रहा है। पर अब लोगों को भी समझना चाहिए कि गुमराह करने वाले लोगों से कैसे सावधान रहे, चाहे वो बिहार हो, दिल्ली हो या कहीं का भी किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रीय छत्र हो, वो हमेशा अपने फायदों के लिए लोगों को, अपने प्रदेश के जनता को गुमराह ही करती है। तब देखना यह है कि अब कब तक नटवर लाल तिहाड़ जेल में अपने साथियों के साथ मीटिंग करते हुए दिखाई देते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।